हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के उन सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को आंसर के साथ बताऊंगा जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको फिजिक्स का पेपर देना है तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं। देखिए, आप सभी को पता है कि जो आपका फिजिक्स का पेपर होगा वो टोटल 70 मार्क्स का होगा, यानी कि जो पूर्णांक है वो 70 नंबर होगा और 70 नंबर में से 38 नंबर के केवल लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आप समझ सकते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आधा से ज्यादा नंबर आपका लघु उत्तरीय प्रश्नों का ही होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको टोटल 5 लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हैं तो मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं एक महामैराथन क्लास लेकर आऊंगा लघु उत्तरीय प्रश्नों का। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो देखिए यहां पर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने कूलाम का नियम तो पढ़ ही रखा होगा, लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से कूलाम का नियम लिखना है। ठीक है, याद तो सबको होगा, सिर्फ ये नियम बहुत लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को फॉर्मूला भी पता होगा, लेकिन आपको बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए कूलाम का नियम क्या है, पहले इसको समझते हैं। कूलाम का नियम आप लोग हेडिंग डालिए, उसके बाद लिखिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको एक चित्र की सहायता से हम समझते हैं। मान लीजिए दो आवेश हैं। ठीक है, एक आपका ये है और एक आपका ये है। ठीक है, दो आवेश हैं। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, इसको हम एक आवेश को मान लेते हैं Q1। ठीक है, एक आवेश को हम Q1 मान लेते हैं, एक आवेश को हम Q2 मान लेते हैं और ये भी मान लेते हैं कि इनके जो बीच की दूरी है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दोज चार्जेस क्या है, वो आपका है R। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे R, इसके बीच की दूरी को हम R से डिनोट करेंगे। तो देखिए क्या कहा गया, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी कि जो ये दो आवेश हैं इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो F होगा वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, जो F है वो Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी, जो इनके बीच की दूरी R है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। नियम बहुत ही इजी है। अब मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना है यदि दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश, ठीक है, आवेश क्या है, Q1 तथा Q2। ठीक है, मैंने ऊपर आपको बताया कि पहला आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है। तो Q1 व Q2 एक दूसरे से R दूरी पर, देखिए कितनी दूरी पर स्थित है, R। ठीक है, तो R दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला बल, तो उनके बीच लगने वाला बल, ठीक है, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, तो देखिए यहां पर क्या होगा, मैंने आपको बताया कि जो देखिए ऊपर थोड़ा सा नियम समझिए, क्या कहा गया है ऊपर कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, तो जो F है, ठीक है, वो उन दोनों के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती होगा। Q1 इंटू Q2 के ये अनुक्रमानुपाती होगा। और क्या कहा गया है, देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जो R है इसके बीच की दूरी जो R है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो इस पर लगने वाला बल होगा F, वो इसके दूरी के, ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, यानी कि R स्क्वायर नीचे होगा, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस था इस नियम में। पहला ये था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F उन दोनों आवेशों के गुणनफल के, देखिए Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और नीचे क्या है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से ये लिखना है, इस तरह। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1।
इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, अब आगे समझिए। अब देखिए हम यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से मैंने क्या बताया कि एफ अनुक्रमानुपाती, देखिए ये आपका एफ अनुक्रमानुपाती किसके है, Q1 Q2। ठीक है, Q1 Q2। ठीक है, अपान जो आर स्क्वायर है इसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए समीकरण 1 व 2 से दोनों तरफ f है तो हमने f लिख दिया, इसके अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 है, Q1 Q2 लिख दिया अपान आर स्क्वायर। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा हम और आगे चलेंगे, क्या लिखेंगे देखिए, तो अब यहां पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह अब हटाएंगे, अब बराबर लगाएंगे, तो यहां पर एक नियतांक आ जाएगा k। ठीक है, क्या आ गया, यहां पर एक नियतांक आ गया k, किसके स्थान पर, जब हमने समानुपाती यानी कि अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाया तो k आ गया। ठीक है, तो k इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कूलाम के नियम का सूत्र। ठीक है, ये आपका हो गया, लेकिन अभी इसको हम और थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और इसको इंप्रूव करेंगे, कैसे, तो देखिए यहां पर आपका k क्या है, k है अनुक्रमानुपाती नियतांक या समानुपाती नियतांक आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अनुक्रमानुपाती नियतांक आप लिख सकते हैं k को। ठीक है, नियतांक, तो ये k है आपका अनुक्रमानुपाती नियतांक, Q1 है पहला आवेश, Q2 है दूसरा आवेश और R है उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से लिखेंगे, तो लिखेंगे यदि बिंदु आवेश। ठीक है, अब हम लिखेंगे यदि बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु। ठीक है, निर्वात अथवा वायु में स्थित हो तब अनुक्रमानुपाती नियतांक जो है, अनुक्रमानुपाती नियतांक। ठीक है, फिर से लिख देता हूं मैं, अनुक्रमानुपाती नियतांक k को। ठीक है, जो अनुक्रमानुपाती नियतांक आपका k है, इसको हम लिख सकते हैं इसके स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सभी को पता है, ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। ठीक है, लिखा जाता है। ठीक है, तो यदि बिंदु आवेश, ठीक है, यदि बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित हो तब अनुक्रमानुपाती नियतांक k को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पर हम लिखेंगे, जो ऊपर फॉर्मूला हमारा है वो हो जाएगा F इक्वल टू, जो आपका ऊपर k था, देखिए यहां पर आपका k है, ये देखिए k। ठीक है, तो यहां पर आपका यहां पर हो जाएगा इसके स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, तो कूलाम के नियम को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। समझ में आया। अब यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, तो ये आपका एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहां पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है इसको जान लेते हैं, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल में ये यूज होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। याद रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको ये वैल्यू रखना होगा। तो ये था पूरा कूलाम का नियम, आपको इस प्रकार से लिखना है, फॉर्मूला बताना है, सब कुछ वहां पर। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो आपको लघुत्तरीय प्रश्न में फुल मार्क्स मिलेंगे। अब चलिए अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये एक न्यूमेरिकल है हमारे सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता से। देखिए क्या है, संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यानी कि एक परिपथ दिया गया है, इसमें आपके प्रतिरोध लगे हैं, संधारित्र लगा है, ठीक है, धारा दी गई है, तो आपको इसमें क्या करना है, संचित ऊर्जा ज्ञात करना है। संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U = 1/2 CB², 1/2
CV²। ये आपको U निकालना है। लेकिन देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ना आपको V पता है ना आपको यहाँ पर C तो पता है 2 माइक्रोफैरड, लेकिन आपको V नहीं पता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर जो है प्रतिरोध लगा है 3 प्रतिरोध, एक 2 ओम का, एक 3 ओम का, एक 5 ओम का। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए मान लीजिए ये 2 ओम का जो प्रतिरोध है इसे हम R1 मान लेते हैं। ये जो हमारा 3 ओम का प्रतिरोध है इसको R2 मान लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारा 5 ओम का प्रतिरोध है इसको R3 मान लेते हैं। सबकी वैल्यू लिखेंगे। R1 हमने 2 ओम मान लिया। ठीक है, R2 हमने माना 3 ओम और R3 है 5 ओम। अब देखिए ध्यान दीजिए, आपको समझना ये है कि ये जो तीनों प्रतिरोध हैं ये किस क्रम में जुड़े हैं, ये आपके हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो अभी हम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर कुछ चीजें और दी गई हैं उसको लिख लेते हैं। C हमें दिया गया है धारिता 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, 2 माइक्रोफैरड हमें धारिता गई है, इसको फैरड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 गुणे 10 के पावर -6 फैरड आपका हो जाएगा। सब समझ में आ गया। इसके बाद हमें धारा दी गई है I 2 एम्पियर हमें दी गई है, इसको भी लिख लेते हैं। I दिया गया है हमें 2 एम्पियर। ठीक है, बस इतनी चीजें दी गई हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो R1 R2 और R3 है ये श्रेणी क्रम में है, इसका हम फॉर्मूला लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर प्रतिरोध R1 R2 व R3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, अब इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे। R1 R2 का श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R = R1 + R2 और प्लस R3। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हम इसी को अब सॉल्व कर लेंगे। तो R = हमारा हो जाएगा, देखिए R1 की वैल्यू दी गई है 2, R2 की वैल्यू दी गई है 3, R3 की वैल्यू दी गई है 5। तो टोटल जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देखिए 3 2 5 और 5 10 ओम हमारा प्रतिरोध आ गया। तो देखिए हमें I पता है, हमें R भी पता हो गया, C भी पता है, लेकिन यहां पर जो संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 CV² होता है, तो हमें B निकालना है। तो यहां पर हम V निकाल लेते हैं। कैसे विभवांतर निकालेंगे, देखिए B = IR एक फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो हम यहां पर निकालेंगे संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर। तो हम लिखेंगे संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है, पहले V निकाल लेंगे क्योंकि हमें पता है कि विभवांतर एक फॉर्मूला होता है V = IR। ठीक है, ये फॉर्मूला आप सभी को पता है। अब यहां पर हम यहीं पर रख देंगे वैल्यू B = I हमें दिया गया है 2 एम्पियर, ऊपर देखिए R हमारा है 10 ओम, तो हमारा विभवांतर यहां से निकल गया। ठीक है, V = हमारा आ गया 10 का 2 से गुणा करेंगे तो 20 वोल्ट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। तो हमें V भी पता हो गया। अब देखिए अब हम संचित ऊर्जा को आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला है U = 1/2 CV²। देखिए ऊपर ये। ठीक है, तो हमें यहां पर C भी पता है 2 × 10 के पावर -6 और V भी हमने निकाल लिया 20 वोल्ट। अब इसी को चलिए रख देते हैं। तो यहां पर अब हम लोग निकालेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा। ठीक है, जो हमें निकालना है संधारित्र में संचित ऊर्जा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है U = 1/2 CV², 1/2 CV²। ठीक है, अब हम इसी पर वैल्यू रख देंगे। U = हमारा 1/2। ठीक है, C की वैल्यू आपकी थी 2 माइक्रोफैरड, तो 2 को हमने लिखा था 2 × 10 के पावर -6। ठीक है, इंटू V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है 20। देखिए 20 वोल्ट है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 20 × 20 लिखेंगे क्योंकि B² है। ठीक है, V² का मतलब 2 बार आपको 20 लिख देना है। ठीक है, या फिर आप 20 के ऊपर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 से हमारा 2 कट जाएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर U = हम लिखेंगे, देखिए ये 20 का 20 से गुणा होगा तो 2 दूना 400 हो जाएगा, 400 × 10 के पावर -6। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 400 को बताइए 4 × 100 लिख सकते हैं। देखिए इधर समझ लीजिए 400 को 4 × 100 लिख सकते हैं, फिर हम 100 को लिख सकते हैं 4 × 10 के पावर 2। तो वही हम यहां पर लिख देंगे। देखिए लिखेंगे 4 × 10 के पावर 2, 400 को हम लिख सकते हैं। ठीक है, × 10 के पावर -6। अब यहां से हमारी ऊर्जा निकल आएगी U = 4 ×
10 के पावर 2 है, ये -6 है, तो 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 10 के पावर -4 जूल। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जूल। बस ये हमारा न्यूमेरिकल लग चुका है, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था। ठीक है, तो ये हमारा, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है संचित ऊर्जा का, U = 1/2 CB²। आपका न्यूमेरिकल आसानी से लग जाएगा। तो यहां पर जो परिपथ दिया गया था, इसमें सबसे पहले हमने प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा। ठीक है, तो हमारा प्रतिरोध आ गया। फिर हमने क्या किया, हमें धारा दी गई थी, प्रतिरोध आया, हमने विभवांतर निकाल लिया। और जब हमने विभवांतर निकाला 20 वोल्ट, तो हमने विभवांतर यहां पर लगा दिया। धारिता हमें दी गई थी, देखिए 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, बस हमारा न्यूमेरिकल लग गया। तो ऐसे ही आपको ये लगाना है, समझ में आ गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है, ये हमारे तीसरे चैप्टर विद्युत धारा से है। देखिए क्या है, धारा घनत्व J से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक MKS से पद्धति में लिखिए तथा विमा सूत्र लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो धारा घनत्व J क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए धारा घनत्व क्या है, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। यानी कि किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल A से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसको हम लोग J से प्रदर्शित करते हैं, धारा घनत्व को हम J से डिनोट करते हैं। देखिए यदि किसी चालक, मान लीजिए किसी चालक में प्रवाहित धारा I चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A पर एक समान रूप से वितरित हो, तब उस क्षेत्रफल के किसी बिंदु पर धारा घनत्व का जो फॉर्मूला होगा वो होगा J = I/A, और ये हमारा हो जाएगा धारा घनत्व। यानी कि किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल A से गुजरने वाली धारा को हम उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। वही मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, J = I/A हो जाएगा। इसका मात्रक बहुत सिंपल है, आप लोग समझ सकते हैं क्या होगा मात्रक। तो यहां पर हेडिंग डालेंगे छोटा सा, इसका मात्रक क्या होगा। ठीक है, तो मात्रक क्या होगा, I है धारा, धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, और प्रति A है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो गया। ठीक है, उसके बाद में हम बीमा जान लेते हैं, इसकी बीमा क्या होगी। तो बीमा आप लोग निकाल भी सकते हैं, और यहां पर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि बीमा होगी क्या। ठीक है, तो यहां पर इसकी बीमा हो जाएगी m0 L के पावर -2 T के पावर 0 A के पावर 1, ये आपकी बीमा होगी धारा घनत्व की। ठीक है, आप लोग I की बीमा लिख दीजिए, A की बीमा लिख दीजिए, आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये बीमा आपकी आ जाएगी। तो ये आपका होगा मात्रक, ये होगी बीमा। ठीक है, तो समझ में आ गया, सिंपल सा था। सिर्फ आपको डेफिनेशन समझना है कि किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। J = I/A, जहां I है धारा, A है क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। तो देखिए हमारा 4th क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि J कैप = सिग्मा E वेक्टर, जहां E है चालक का वैद्युत क्षेत्र, J है धारा घनत्व और सिग्मा है विशिष्ट चालकता। यानी कि आपको सिद्ध करना है कि J = सिग्मा E होता है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ थोड़ा सा यहां पर समझना है। देखिए आप लोग लिखिए कि यदि किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध, धातु का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध रो हो। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध रो हो, तो उसकी विशिष्ट चालकता क्या होती है, मैंने आपको बताया है, उसकी विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, देखिए ये सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा = इसका फॉर्मूला होता है 1/ρ, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध आपका रो है। ठीक है, तो इसके व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता सिग्मा कहते हैं। इतना तो समझ में आपको आ गया। लेकिन आपको यह भी पता है कि जो आपका रो है ये इक्वल टू क्या होता है, तो हम लिखेंगे परंतु विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा से, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा से, ठीक है, की परिभाषा से हमें यह भी पता है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू क्या होता है, रो इक्वल टू होता है E/J।
ठीक है। रो इक्वल टू होता है E अपान जे, ये फॉर्मूला होता है रो का, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो इक्वल टू E अपान जे। अब क्या कीजिए आप लोग, रो के स्थान पर E अपान जे लिख दीजिए, क्योंकि रो के बराबर है E अपान जे, तो रो के स्थान पर आप E अपान जे लिख देंगे तो आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है। जहां E है चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तथा जे है आपका धारा घनत्व। तो यहां पर अब हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए चूंकि सिग्मा इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हैं, देखिए सिग्मा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान रो के स्थान पर 1 अपान ई अपान जे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 अपान ई अपान जे, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, सिग्मा इक्वल टू आपका आ जाएगा, देखिए ये आपका जे जो है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ए नीचे रहेगा। क्यों, क्योंकि एक के नीचे एक है तो सबसे ऊपर का गुणा सबसे नीचे होगा, तो जे का एक से गुणा होगा तो आपका जे हो जाएगा, ठीक है, अपान ई आपका नीचे ही रहेगा। इतना समझ में आ रहा है, बस हो गया। अब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, सिंपली बताइए, जो हमसे पूछा गया था वो हम लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं जे इक्वल टू सिग्मा ई, जे इक्वल टू सिग्मा ई। देखिए प्रूफ हो गया, जो हमसे प्रूफ करने को कहा गया था। ऊपर देखिए हमसे कहा गया था कि सिद्ध कीजिए कि J इक्वल टू सिग्मा ई, तो वो हमने यहां पर प्रूफ कर दिया। देखिए J इक्वल टू सिग्मा ई, तो कुछ भी नहीं करना है आपको, सिग्मा जो विशिष्ट चालकता है उसके फॉर्मूला लगाना है, सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो। अब रो का फॉर्मूला होता है E अपान जे, बस वही आपको रो के स्थान पर E अपान जे लिख देना है, बस आपका ये प्रूफ हो जाएगा। अब हम इसे वेक्टर रूप में लिखना चाहें, देखिए वेक्टर रूप में जिस प्रकार से आपको कहा गया था, तो हम वो भी लिख सकते हैं वेक्टर रूप में। तो यहां पर हम लिख सकते हैं J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका प्रूव हो चुका है, बहुत ही सिंपल था। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। बस आपको सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो करना है, रो इक्वल टू हमें पता है ई अपान जे होता है, बस हमें रो के स्थान पर ई अपान जे लिख देना है, बस हमारा ये प्रूव हो जाएगा जे इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है। जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर, समझ में आ गया। चलिए अपना लास्ट और 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन जो है ये हमारे चौथे चैप्टर का क्वेश्चन है, जो हमारा 4th चैप्टर है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स ज्यादातर आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों में। तो देखिए दो लंबे सीधे तार जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि 2 तार हैं। देखिए एक मान लीजिए ये तार है और एक मान लीजिए ये तार है, ठीक है। इन दोनों में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें भी 5 एम्पियर और इसमें भी आपका 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। ध्यान से समझिए, एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, यानी कि जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी। अब देखिए तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर बल ज्ञात कीजिए, यानी कि तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर कितना बल लगेगा। तो ध्यान से पहले न्यूमेरिकल को समझना है। 2 लंबे सीधे तार हैं जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, दोनों तार में, ठीक है, सीधे तार हैं। अब देखिए एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, तो देखिए एक दूसरे के समांतर हैं, 2.5 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी है। अब तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल आपको ज्ञात करना है। तो जो कुछ दिया गया है उसको हम लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें I1 और I2 की वैल्यू दी गई है, ठीक है। I1 और I2 का मतलब यानी कि हमें पहली धारा दी गई है 5 एम्पियर और दूसरी धारा भी हमें दी गई है 5 एम्पियर, ठीक है। ये भी हमें दी गई है 5 एम्पियर, प्रत्येक में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। अब देखिए एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर पर ये स्थित है, ठीक है। तो हमें यहां पर क्या दिया गया है, तो देखिए हमें यहां पर दिया गया है R, इन दोनों के बीच की दूरी, तो वो दी गई है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे बताइए, इसको हम 100 से भाग दे देंगे, 100 से भाग देंगे तो वो ऊपर आएगा, तो हमारा हो जाएगा 2.5 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं है, आपको थोड़ा सा मैं यहां पर समझा देता हूं कि आप लोगों को किस प्रकार से ये करना है, ठीक है। तो देखिए आपको अगर मीटर को सेंटीमीटर यानी कि 2.5 सेंटीमीटर है, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग दे दीजिए। 100 से भाग दिया आपने तो 2.5 बटा 100 के स्थान पर हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। फिर इसको 10 की पावर 2 को ऊपर लाएंगे, नीचे प्लस में 2 है, ऊपर आएगा तो 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने यहां पर लिखा है, समझ में आया। हमें एक चीज और दी गई है, देखिए तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर, यानी कि हमें L भी दिया गया है लंबाई, वो दिया गया है 10 सेंटीमीटर,
इसको भी मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे तो क्या होगा, ऊपर आएगा वो, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10 के पावर माइनस 2। अब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए L इक्वल टू 10 के पावर माइनस 1। देखिए 10, ये 10 है, ये 10 के पावर माइनस 2 है, इसके ऊपर 1 मानेंगे तो 2 में से 1 जाएगा, तो 10 के पावर माइनस 1 मीटर बचेगा। ठीक है, तो यहां पर हम मीटर लिख देंगे। इतना समझ में आया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे तारों की, ठीक है, तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल, लंबाई पर लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल, यहां पर फोर्स हम निकालेंगे। इसको निकालने के लिए आपको F इक्वल टू एक फार्मूला होता है, F अपान L इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपान 2 पाई, म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 I2 अपान R, I1 इंटू I2 अपान R। ये फॉर्मूला होता है दो समांतर तारों के बीच लगने वाला बल का। ठीक है, तो तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल, इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे F अपान L इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R, जहां F है फोर्स, L है लेंथ लंबाई, R है आपके दोनों तारों के बीच की दूरी, I1 है पहली धारा, I2 है दूसरी धारा, सब कुछ हमें दी गई है। ठीक है, हमें यहां पर F निकालना है, उसी को हम यहां पर निकालेंगे। तो F इक्वल टू हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, देखिए किस प्रकार से, ये जो L है ये आपका इधर चला जाएगा। ठीक है, या हम लास्ट में ले आए, तो देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले को म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 I2 अपान R इंटू ये L जो है इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा क्योंकि उधर भाग में था। इस प्रकार से हम इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अब चलिए यहां पर लगाते हैं वैल्यू को, तो F इक्वल टू हो जाएगा, देखिए म्यू नॉट अपान 2 पाई की एक वैल्यू होती है, म्यू नॉट अपान 2 पाई। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 2 गुणे 10 के पावर माइनस 7। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, यहां पर मैं लिख देता हूं न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू होती है, याद रखिएगा। तो वही हम यहां पर रख देंगे, यहां पर हम रखेंगे 2 गुणे 10 के पावर माइनस 7। ठीक है, इंटू देखिए I1 की वैल्यू कितनी है, दोनों का 5 था, मैंने आपको बताया था 5 गुणे 5 अपान R, दोनों के बीच की दूरी देखिए 2.5, देखिए थोड़ा सा मैं ऊपर ले चलता हूं, देखिए 2.5 गुणे 10 के पावर माइनस 2 मीटर। तो यहां पर लिखेंगे 2.5 इंटू 10 के पावर माइनस 2। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपका है L की वैल्यू भी हमें दी गई है, देखिए ऊपर मैंने यहां पर बताया था 10 के पावर माइनस 1 मीटर, तो यहां पर हम लिखेंगे 10 के पावर माइनस 1। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपका 2.5 है यानी कि 2.5 है, ये 5 है, तो 5 को 2.5 से कट करेंगे तो यहां पर 2 बचेगा, सिंपल है, कुछ भी इसमें नहीं है दिक्कत। ठीक है, अब चलिए हम एक काम करते हैं, यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। F इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, 2 का 5 से गुणा होगा तो 2 पंचे 10। ठीक है, 10 का 2 से गुणा होगा 20, यानी कि पहले हम एक अंक वाले को कर देते हैं तो 20 आ जाएगा। देखिए 5 दूनी 10, दूना 20। ठीक है, इंटू ये आपका 10 के पावर माइनस 7 है, ये 10 के पावर माइनस 1 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो 10 के पावर 7 और 1 मिलकर 8 हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 8 इंटू ये 10 के पावर माइनस 2 है। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 10 के पावर प्लस 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नीचे केवल 10 की पावर माइनस 2 बचा था, इसको मैंने ऊपर कर लिया, 10 की पावर प्लस 2 हो गया। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं, अब कुछ भी नहीं है इस न्यूमेरिकल में। बस क्या करेंगे, देखिए यहां पर ये आपका 20 है, इसको हम 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे 10। ठीक है, लिख सकते हैं 2 गुणे 10 इंटू 10 के पावर माइनस 8 है, ये 2 है, तो माइनस 8 यानी कि इसके आगे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 चला जाएगा, तो 10 की पावर माइनस 6 बचेगा। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, बस हमारा न्यूमेरिकल लग जाएगा। F इक्वल टू देखिए ये 2 गुणे 10 है, 10 के पावर 1 मान लेते हैं, तो 6 में से 1 जाएगा, तो आपका बचेगा 2 गुणे 10 के पावर माइनस 5 न्यूटन, और यही आपका आ जाएगा आंसर। बस कुछ भी नहीं है, न्यूमेरिकल आपका लग चुका है। सिर्फ आपको क्या करना है, जब भी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें तो आप लोग न्यूमेरिकल को पहले पढ़ें, उसके बाद में जो वैल्यूज दी गई है उसको लिखें, फिर आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करें, आपका न्यूमेरिकल यहां पर लग जाएगा। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ चुका होगा, और जितने भी 5 क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो में बताए, पांचों लघुत्तरीय प्रश्न अच्छे समझ में आ चुके होंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट करके बताएं।